रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे में किश्नोई नदी को घेर रखा था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था जो धीमी रफ्तार के साथ बह जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट धीरे धीरे मोबाइल की टॉर्च को जलाकर नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। विराट ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ वन्ना। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ तक पहुँचे हो आप? किश्नोई नदी पहुँचे? किश्नोई नदी पहुँच गया हूँ और फिर सीधे मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वन्ना की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हो? विराट कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें नहीं पता कि बांग्ला मुदा गांव से रोमचा मुदा गांव जाने का एकमात्र रास्ता यही है और वह भी नदी पार करके जाना पड़ता है। वन्ना घबराते हुए विराट को जवाब देते हुए कहती है, आपको इतनी रात को नहीं आना चाहिए था, आपको कोठी पर ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पार वह घूमती है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, कौन घूमती है? वन्ना घबराते हुए विराट को जवाब देते कहती है, मतलब आपको सब पता है फिर भी आप जानबूझ कर पूछ रहे हो। आपको माजी ने बताया था ना कि नदी पार करते हुए उसका नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सच में वह आ जाएगी। याक्षिणी, विराट कहता है। वन्ना तुम भी ना, कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी याक्षिणी की कहानी सुना दी। विराट अपनी बात पूरी करता है। उसके पहले ही वन्ना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है इसके लिए इसे माफ़ कर देना। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वन्ना तुम भी यहाँ? याक्षिणी याक्षिणी कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई हैं और कुछ भी नहीं। इस बात का जवाब देते हुए वन्ना कहती है, आप नहीं मानते तो मत मानिए, मैं तो मानती हूँ, बस आप जल्दी घर आ जाइए। विराट हंसते हुए कहता है, हाँ मेरी जान, मैं आता हूँ। वन्ना कहती है, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ। तभी विराट ने फ़ोन रखने से पहले कहा, अरे ऐसे कैसे, तुम्हें लगता है तुम कुछ भूल रही हो। वन्ना कहती है, मैं क्या भूल रही हूँ? विराट हंसते हुए कहता है, याक्षिणी के बारे में याद रख सकती है, लेकिन आज हमारी सालगिरह है, वो याद नहीं है। वन्ना कहती है, गलती हो गई जी, माफ़ कीजिएगा। अभी विराट ने 2-3 कदम आगे बढ़ा ही थे कि उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। विराट को लगता है कि उसके पीछे कोई लड़की भागते हुए निकली है। पायल की आवाज़ सुनकर विराट जहाँ खड़ा होता है वहीं रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जो वे पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई देता। विराट मन ही मन कहता है, ये वन्ना भी ना याक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में वहम डाल दिया, यही वह मुझे डरा रही है। और वैसे भी याक्षिणी से मैं वैसे ही मिलना चाहता हूँ, बड़े चर्चे सुने हैं इसके, सुना है बहुत खूबसूरत है। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। आगे बढ़ने पर विराट को एक काला साया दिखाई देता है। काले साये को देखकर विराट के कदम अपने आप ही थम जाते। साये को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे विराट का ही इंतजार कर रहा था। काले साये के पास से पायल की आवाज़ और चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कांपने लग गए। विराट डरते हुए मन ही मन में सोचता है कि वन्ना की बात सच तो नहीं, याक्षिणी ही तो नहीं। विराट उस साये को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट ने डरते डरते कहा, कौन हो? वहाँ पर कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च जला लेता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साये पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वह साया किसी और का नहीं, एक लड़की का है। नदी के किनारे पर बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीबन 24 साल की थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होठ, बाल खुले हुए जो उसकी कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वह लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूल जाता। वह लड़की अपने हाथों से विराट को इशारा करके अपने पास बुलाती। उस लड़की को देखकर विराट ये भूल जाता था कि याक्षिणी जैसी भी कोई चीज़ होती है।
विराट अपनी साइकिल को वहीं छोड़ देता है और जल्दी से उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की अपने चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है, जो रखा है काम में रखा है। विराट कहता है, कैसा काम? लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे और उसे आज रात भर जगाने वाले थे। उस लड़की की आंखों में एक नशा था जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके वश में आ गया। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात कल परसों नरसों तक जगा कर रखूँगा, तुम्हें सोने ही नहीं दूंगा। इतना कहते हुए विराट उस लड़की को अपने सीने से लगा लेता है और अगले ही पल दोनों निर्वस्त्र होकर नदी के रेत पर पड़े हुए थे। दोनों की जिस्म की गर्मी से रेत उसके शरीर पर चिपक गई थी। लड़की के बदन से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट ऊपर। विराट के माथे की पसीने की बूंदें साफ जाहिर कर रही थी कि वह थक चुका था। उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने ही वाली थी, पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी कुछ नहीं हुआ। और अचानक एकदम से विराट की नज़र उस लड़की के गर्दन पर पड़ती है। वह देखता है उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लग गई हैं। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई हैं। उसके बाल काले की जगह सफ़ेद हो गए थे। देखते ही देखते वह लड़की अचानक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गई। यह सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका बदन एकदम ठंडा हो चुका था। विराट घबराते हुए कहता है, कौन हो तुम? वह लड़की धीरे धीरे कहती है, मैं याक्षिणी, तेरी मौत। और ठहाके मार के हंसने लगती है, मानो कि काली शक्ति उसके अंदर विराट की जान लेने के लिए उतावली हो रही हो। यह सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह झट से दूर हटने लगता है, मगर उसी वक्त याक्षिणी अपने हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे प्रियतम? मेरी प्यास अभी तक नहीं बुझी। तुम तो मुझे परसों नरसों तक जगाने वाले थे, अब क्या हुआ, डर गए? विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि उसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उसे याक्षिणी की आंखों में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। याक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तुम भूल गए थे कमीने कि तेरी पत्नी वरना घर पर इंतजार कर रही है और तू यहाँ मेरे साथ। तुम मर्द कभी किसी एक स्त्री से प्यार नहीं कर सकते, तुम्हारी हवस कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इतना कहकर याक्षिणी ने अपने हाथ विराट के सीने पर रख दिया। याक्षिणी के लंबे नाखून थे जो चाकू की तरह नुकीले थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे, जाने दो। पर याक्षिणी उसकी एक नहीं सुनी और अपने हाथ विराट के सीने में घुसा देती है और ज़ोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। विराट के शरीर का खून नाखून के सहारे याक्षिणी के शरीर में जाने लगता है। जैसे जैसे खून याक्षिणी के शरीर अंदर जा रहा था, वापस से वो जवान होती जा रही थी। याक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी। विराट का शरीर सूखकर सफ़ेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बची थी, पर उसकी धड़कन अभी भी चल रही थी। याक्षिणी धीरे से अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती और कहती है, यही है याक्षिणी का बदला। इतना कहकर याक्षिणी अपना खून से सना हुआ हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही याक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से हाथ से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि याक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पल याक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से बारिश की बूंदें बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।